हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल का ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो आप क्या करिएगा कि पीछे का जाके क्लास आप जाके देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार स्पेशल में अगर आपसे पूछे कि अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, ये जो है हम लोग किस एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार स्पेशल जो है बीपीएससी का जितना भी एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल जो है बीपीएससी का जो ट्री 2 जो एग्जाम है आपका टीचर का, उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही साथ 17 बीपीएससी आएगा, उसमें भी आपका करीब से करीब 25 क्वेश्चन होता है। उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार स्पेशल जो टीचर है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां भी 20 क्वेश्चन करीब करीब आपका पूछता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि प्राचीन बिहार के इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि पाषाण काल पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है। ये जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब कि बिहार स्पेशल का दूसरा जो क्लास है उसमें हम लोग देख चुके हैं। आगे उसमें के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हर्यक वंश पढ़ना है, शिशुनाग वंश पढ़ना है, नंद वंश पढ़ना है, मौर्य वंश पढ़ना है, शुंग वंश पढ़ना है, कण्व वंश पढ़ना है, गुप्त वंश पढ़ना है, पाल वंश, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इतना टॉपिक क्या है कि प्राचीन बिहार के इतिहास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको बुक का प्रेफरेंस देखना हो तो बुक आप क्या करिएगा कि आपका एडिटोरिया का जो पतला वाला बुक है वो देख लीजिएगा। नहीं तो आपके पास ज्यादा समय है और अच्छा से पढ़ना है तो क्या करिएगा कि इम्तियाज अहमद का एक बिहार एक परिचय करके बुक आता है, उसको ही फॉलो करिएगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और सबसे अच्छा बुक है क्या चीज का, बिहार स्पेशल का। ठीक है, और कम समय है तो क्या करिएगा कि एक वीडियो देख लीजिए और क्या करिएगा कि इसका पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा बिहार स्पेशल से। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना क्या है, तो हर्यक वंश पढ़ना है। ठीक, हर्यक वंश में अगर हम लोग देखते हैं तो इस वंश का अगर कार्यकाल पूछे कि या टाइम पीरियड पूछे कि कब से कब तक था, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, अगर इसका संस्थापक के बारे में पूछे तो इसका संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। बिंदुसार नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिंदुसार जो था मौर्य वंश वाला था। ठीक है, बिंबिसार था और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया। अब बिंबिसार को ही ऐसा माना जाता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिंबिसार ने अपना जो विवाह नीति के द्वारा क्या किया था कि साम्राज्य का विस्तार का नीति अपनाया था। मतलब कि जो कोई भी आदमी होता है कि अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है तो ये कौन सी नीति को अपनाकर अपना साम्राज्य को विस्तार करने का नीति अपनाया था, तो आपको याद रखना है। तो विवाह नीति को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि एक से तो ज्यादा ही शादी किया होगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो पहली पत्नी थी कौन थी, तो कौशल देवी थी, जो कौशल की राजकुमारी थी। और इस विवाह से क्या हुआ था कि काशी दहेज में मिल गया था। ठीक है, दूसरी पत्नी जो थी चेलना थी, और चेलना जो थी लिच्छवी राजा के चेटक के पुत्री थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरी पत्नी क्षेमा थी, और क्षेमा जो थी पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या किया था कि बिंबिसार के द्वारा बगल के जितना भी राजा था उससे मैत्री संबंध भी किया गया था। अगर आपका समझिए कि यहाँ पर राज्य है और बगल का साम्राज्य से क्या हो जाए कि आपका मैत्री संबंध बन जाए, तो आपका साम्राज्य क्या हो जाएगा कि मजबूत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बाहर का कोई आदमी आप पर अटैक करेगा तो ये सब क्या करेगा कि आपके सपोर्ट में रहेगा, तो आपका एक तरह से साम्राज्य जो है मजबूत होते चला जाता है। ठीक है, बिंबिसार ने अवंती के जो शासक था चंद प्रद्योत के साथ क्या किया कि मैत्री संबंध बनाया। और जब चंद प्रद्योत को क्या हुआ था कि तबियत खराब हुआ था, तो उसके उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। कौन? तो बिंबिसार भेजा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके राज्य वैद्य थे जीवक, तो ये बात आपको पूछे तो आपको याद रखना बिंबिसार के राज्य वैद्य थे जीवक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या हो गया था 492 ईसा पूर्व में, और इसका हत्या करने वाला कोई और ही नहीं, इसका पुत्र अजातशत्रु के द्वारा ही इसका हत्या कर दिया गया था। और इसके हत्या के बाद अजातशत्रु क्या हुआ था कि हर्यक वंश के शासक बना। और अजातशत्रु के अगर पूछे कि शासन काल कब से कब तक था, तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, अजातशत्रु का शासनकाल, जो हर्यक वंश के अगला शासक था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये बनाता है कि अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था, तो अजातशत्रु का वास्तविक नाम जो था कुनिक था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक,
आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि बिंबिसार और कौशल देवी की जब मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद जो था कौशल के राजा प्रसेनजीत के द्वारा काशी को वापस ले लिया गया था। और काशी को जब वापस ले लिया गया प्रसेनजीत के द्वारा तो इस पे क्या हो गया था कि अजातशत्रु गुस्सा हो गया और अजातशत्रु उसके साथ संघर्ष किया। किसके साथ? प्रसेनजीत के साथ लड़ाई किया। अब प्रसेनजीत को पराजित करके काशी को फिर से क्या कर लिया था कि मगध में मिला लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अजातशत्रु का जो विवाह हो गया था प्रसेनजीत के पुत्री बाजीरा के साथ, इससे क्या हो गया कि दोनों में संबंध बन गया, जिससे फिर लड़ाई क्या हो गया था कि दब गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु ने वजी और मल्लियों को भी क्या किया था? पराजित करके मगध में मिला लिया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अजातशत्रु प्रारंभ में, अगर प्रारंभिक जीवन में इसका माना जाता है कि ये जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में क्या हो गया था कि ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है अजातशत्रु के बारे में। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि अजातशत्रु के शासन काल में क्या हुआ था कि 483 ईसा पूर्व में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। एक क्वेश्चन बार बार बनते रहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति की किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। कौन मतलब कि कब हुआ था ये भी पूछते रहता है। तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, सिंहल अनुश्रुति के अनुसार से बोला जाता है कि 460 ईसा पूर्व में उदयीन जो इसका पुत्र था, किसका? अजातशत्रु का, वो क्या कर दिया था? अजातशत्रु को हत्या कर दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सभी जगह पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। सिंहल अनुश्रुति में ऐसा लिखा हुआ है कि उदयीन जो था अजातशत्रु को, अपने पिता को क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। कब कर दिया था? तो 460 ईसा पूर्व में। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि उदयीन जो था अपना राजधानी क्या किया था कि राजगीर से कहां पर कर दिया था? तो पाटलिपुत्र में कर दिया था। और पाटलिपुत्र का संस्थापक का अगर नाम पूछे तो किसके बारे में बताना है? उदयीन को ही बोलना है। ठीक है, उदयीन जो था वास्तविक संस्थापक था पाटलिपुत्र के। मतलब अगर पूछे कि पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था तो उदयीन के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि इस तरह का जो एरिया था गंगा सोन जो था और गंडक नदी के संगम पर ये बसा हुआ था पाटलिपुत्र, जिसके कारण क्या था कि इस एरिया जो था बहुत ज्यादा उपजाऊ तो था ही एग्रीकल्चर के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे यातायात करने के लिए भी बहुत आसान हो गया था। जिस कारण से क्या किया था कि उदयीन अपनी राजधानी को राजगीर से कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र कर दिया था। उदयीन के 3 पुत्र हुआ, अनिरुद्ध हुआ, मुंडक हुआ, नागदशक हुआ। ये बात आपको याद रखना है। नागदशक जो था इस वंश का, मतलब कि हर एक वंश का अंतिम शासक था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो था क्या था कि नागदशक का अमात्य था और उसको क्या किया था कि हत्या करके शिशुनाग वंश का क्या किया था कि स्थापना किया था। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया? तो वैशाली बनाया। ठीक है, ये पाटलिपुत्र को, राजगीर को भी राजधानी नहीं रखा। कहाँ पे रखा अपना राजधानी? तो वैशाली को राजधानी अपना रखा था। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित करके मगध में क्या किया था कि अवंती को मिला लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ था कि शिशुनाग ने वत्स को और कौसंबी को भी क्या किया था कि मगध में मिला लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक जो था मगध का अगला शासक बना। और कालाशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो काक वर्ण कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है कि पुराणों में किसे काक वर्ण कहा गया है? तो कालाशोक को बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो काल अशोक के समय में क्या हुआ था कि इसकी राजधानी पुनः कहां से, वैशाली से कहां पे कर दिया गया? तो पाटलिपुत्र में कर दिया गया था। और काल अशोक के समय ही 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर पूछे कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ठीक, काल अशोक के मृत्यु के बाद 10 पुत्रों ने क्या किया था कि मगध पे शासन चलाया, लेकिन नंदीवर्धन जो था अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नंद वंश
नंद वंश उसके बाद आया, किसके बाद? शिशुनाग वंश के बाद। और नंद वंश में क्या हुआ था कि मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार भी हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जितना भी अब तक का जितना भी साम्राज्य रहा था मगध पे, उसमें सबसे ज्यादा अब तक का विकास जो करने वाला कौन था? तो नंद वंश ही करने वाला था। नंद वंश के अगर कार्यकाल पूछे कि कब से कब तक था, तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व तक क्या हुआ कि मगध पे राज्य किया कौन? तो नंद वंश किया था। महापद मंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश का क्या किया कि मगध में स्थापना किया। ठीक है, महापद मंद ने एक राठ और एक छत्र की उपाधि भी धारण किया था। एक क्वेश्चन बनते रहता है कि कौन ऐसा राजा था जो एक राठ और एक छत्र की उपाधि धारण किया था? तो महापद मंद। ठीक है, पाली ग्रंथों में ऐसा बोला जाता है कि महापद मंद को उग्रसेन कहा गया। ये बहुत गुस्सैल आदमी था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पुराणों में तो इतना कहा गया है कि परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है किनको? तो आप महापद मंद को। ये बात आपको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, महापद मंद ने पंचाल को, इक्ष्वाकु को, काशी को, अस्मक को, कलिंग को, मैथिली को, ये सब राज्य को क्या किया कि पराजित किया। और पराजित करके क्या कर लिया कि मगध साम्राज्य में मिला लिया था, जिस कारण से क्या हुआ था कि अब तक के सर्वाधिक मगध का विस्तार भी माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो महापद मंद के शासनकाल में ऐसा हुआ था। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद मंद के समकालीन ही था। एक क्वेश्चन बना हुआ है कि पाणिनि जो था किसके समकालीन में था? तो महापद मंद के शासनकाल में था। पाणिनि के बारे में बार बार पूछते रहता है कि किसका विद्वान था, तो आपको याद रखना है व्याकरण का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि इस वंश का अंतिम शासक के बारे में अगर पूछे तो आपको क्या बताना है कि धनानंद। इस वंश के अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद के समय ही क्या हुआ था कि सिकंदर जो था भारत पे आक्रमण किया था। और भारत पे आक्रमण सिकंदर कब किया था? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नंद वंश जो था आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से बहुत ज्यादा संपन्न होने के कारण मगध की सैन्य शक्ति भी मजबूत था। और मगध के सैन्य शक्ति को मजबूत देखते हुए सिकंदर का सेना डर गया था। और साथ ही साथ ब्यास नदी को भी पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर का सेना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि सैन्य शक्ति नंद वंश को देखकर और ब्यास नदी को में बाढ़ आया हुआ था, जिसके कारण से सिकंदर का सेना मगध में एंट्री करने से क्या कर दिया था कि मना कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ कि धनानंद जो था एक विद्वान को, चाणक्य को क्या किया था कि ये बेइज्जती किया था, अपमान किया था। अपमान के कारण जो चाणक्य था वहां पे प्रतिज्ञा लिया कि हम जो है क्या करेंगे, नंद वंश को अंत कर देंगे। और साथ ही साथ एक क्या किया कि इसको अंत भी करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को हत्या करवा के क्या किया था कि नंद वंश का पतन कर दिया। और नंद वंश के पतन के बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर क्या किया हुआ, मगध में मौर्य वंश का स्थापना हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। किस वंश का स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य? तो मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? तो आपका मौर्य वंश है। मौर्य वंश से बहुत ज्यादा सवाल बनता है। मौर्य वंश को अगला क्लास में क्या करेंगे कि हम लोग उसका अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है और वो क्या होगा जाएगा, उसके कारण ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।